हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आबकारी और रेलवे और आपका एसएससी के लिए, जहां से आज जीके आता है। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिए और यहां पर वो सभी प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। अपना पहला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आप सभी को बताइए, भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए। तो वो है आर्यभट्ट। ठीक है, और ये 1975 में लॉन्च किया गया था, ये भी आप साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो जो साइंस एंड टेक है वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो क्वेश्चन अपन को करना है। साथ में हिस्ट्री भी अपन लोग पढ़ेंगे, और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल साइंस जो हमारे एग्जाम में आती है। तो इसरो की स्थापना आप सभी बताइए कब हुई थी? 1969 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा है? तो भारत का जो पहला चंद्र मिशन था वो आपका कब भेजा गया? तो आप सभी बताइए। वो तो आपको आगे मैं बता दूंगी। 2008 में जो पहला चंद्र मिशन भेजा गया था। ठीक है, और पहला चंद्र मिशन कौन सा है? आपका चंद्रयान फर्स्ट है। तो ये आपका चंद्रयान फर्स्ट आपका पहला चंद्र मिशन है। फिर चंद्रयान 2 भेजा, जो हमारा अनसक्सेसफुल हो गया, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो सका, और आपका अनसक्सेसफुल रहा ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? अभी मैंने जस्ट आपको बताया हुआ है। तो चंद्रयान फर्स्ट है वो कब लॉन्च किया? 2008 में लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगलयान किस भारतीय मिशन का नाम था? तो मंगलयान आपको पता है, मंगल पर जब सबसे पहले हम पहुँचे थे 2014 में पहुँचे थे, परंतु लॉन्च कब किया गया था? 2013 में। ठीक है, परंतु इसका क्रेडिट कौन ले गए? मोदी जी उस टाइम में आ चुके थे, तो वो ले गए। मंगलयान का भारतीय मिशन का नाम है मॉम है, मानव है, MRO है, या मार्सक है। ठीक है, तो मॉम है। ठीक है, मॉम का फुल फॉर्म जान लेते हैं, मार्स ऑर्बिटल मिशन है। ठीक, ध्यान रखना, आप सभी लोगों ने अगर मिशन मंगल मूवी देखी होगी तो उसमें आपको ये सब चीज़ें दिखी जाएंगी। ठीक है, भारत का पहला सफल मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2011, 13, 14, 16। तो आपको सभी पता है 2013 को लॉन्च किया गया था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो सब सभी को पता है, इसरो जो हमारा अंतरिक्ष एजेंसी है, जहाँ पर अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं, तो वो आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। भारत का पहला मानव रहित गगनयान मिशन किस वर्ष निर्धारित किया गया था? तो 2023 में निर्धारित किया गया, परंतु अब बढ़ा दिया है, पता नहीं कब तक ये लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, के राधाकृष्णन, सतीश धवन। तो विक्रम साराभाई इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे, और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अपन वो प्रश्न कर रहे हैं जो रिपीटेड भी हैं, और क्योंकि आपका जो व्यापम हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, जहाँ पर रिपीट वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। PSLV का पूरा नाम क्या है? बताइए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्राइमरी स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च वेंचर, और पार्शियल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको पता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा रॉकेट सबसे अधिक उपग्रह एक साथ ले गया था? तो ये प्रश्न भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका PSC एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया था। तो GSLV M के सेकंड, PSLV C-37, PSLV C-11, GSLV M के थर्ड। तो आपका ये PSLV C-37 से 104 उपग्रह आपके भेजे गए थे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उपग्रह ले जाने वाला आपका कौन सा सेट रॉकेट था? तो ध्यान रखना है इसको। भारत का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? PSLV M के फर्स्ट, PSLV M के सेकंड, PSLV M के थर्ड। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। चंद्रयान 2 में लैंडर का क्या नाम था? तो देखो, लैंडर और रोवर दो चीज़ थे। तो जो लैंडर था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, विक्रम, कल्पना, मिशन X। तो वो था विक्रम। ठीक है, और जो रोवर था, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। क्या था? याद रखिए, प्रज्ञान। ठीक है, दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि पुराने जो मिशन हमारे सक्सेसफुल थोड़ा बहुत रहा था, परंतु जिससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लैंडर है आपका वो टूट गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कब उतारा गया था? तीन का पूछ रहे हैं, चंद्रयान 3 का। ठीक है, तो 20 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को, और 26 अगस्त 2023 को, 28 अगस्त 2023 को। तो ये 23 अगस्त 2024 को। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसी दिन को, 23 अगस्त का जो दिन था, इसी दिन को क्या घोषित कर दिया गया? अंतरिक्ष दिवस। भारत का जो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपका 23
अगस्त को। तो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, विक्रम, प्रज्ञान और संचार। तो इसका नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, ध्यान रखना है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो मिशन का, परंतु ज़्यादातर जो चीज़ें रखी जाती हैं वो फेमस व्यक्ति के नाम पर ही रखी जाती है। इसरो का कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा? इनसैट है, भास्कर है, रोहिणी है या फिर नाविक है? तो आप सभी बताइए। इनसैट है आपका इसरो का कम्युनिकेशन सैटेलाइट। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य की खोज करना, चंद्रमा पर जाना, मानव का अंतरिक्ष में भेजना, पृथ्वी के वातावरण की निगरानी करना। तो इस पर जो मानव है उसका अंतरिक्ष में भेजा जाना है। कौन जाएगी? व्योम मित्र, व्योम मित्र है वो आपकी अंतरिक्ष में जाएगी। और ये कौन सी रोबोट है? महिला रोबोट है, यानी भूमन रोबोट है। आपने देखा होगा उसका इमेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भास्कर फर्स्ट किस उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था? जो भास्कर फर्स्ट है वो आपका संचार, मौसम, पृथ्वी का अवलोकन या फिर चंद्रमा की तस्वीर के लिए। तो ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए भास्कर फर्स्ट है वो आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नाविक क्या है? एक सैटेलाइट है, जीपीएस प्रणाली है, रॉकेट है, इसरो का लॉन्च पैड है। तो आप सभी को पता है जीपीएस प्रणाली है भारत की नाविक, और अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है जो नाविक है। ये क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है आपका नाविक। ठीक है, और अभी इसको सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे रॉकेट हैं आपके अंतरिक्ष में भेजने पड़ेंगे, जब जाके सक्सेसफुल होगा। फिर भी ठीक है, भारत अभी कुछ कोशिशें कर रहा है। इसरो का भविष्य का सूर्य मिशन कौन सा है? सूर्ययान, आदित्य L1 मिशन, सूरज, सौर मित्र। तो L1 आपका लॉन्च हो चुका है और सफलतापूर्वक हो चुका है, तो यही भविष्य का सूर्य मिशन है। ठीक है, कुछ दीर्घधारियों से उनसे संबंधित प्रश्न हैं, जैसे बायोलॉजी से प्रश्न आ रहे हैं इसमें, कुछ जीएस और जीके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ रही है। तो जीएस और जीके पढ़ने का उद्देश्य यही है कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें अगर वन लाइनर फैक्ट पूछे जाते हैं तो हम इतनी प्रैक्टिस कम से कम कर ले कि आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके नहीं आए। नेक्स्ट है, कोशिका की खोजकर्ता कौन था? डार्विन, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हॉक या रॉबर्ट ब्राउन। तो आप सभी बताइए, कोशिका की खोज पूछ रहा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। रॉबर्ट हॉक जो थे कोशिका की खोज की थी, और डार्विन ने जो आपका जैव विकास का सिद्धांत था उसका क्या किया था? विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क, शक्ति गृह, कोशिका की झिल्ली जिसको पावर हाउस पूछ सकते हैं शक्ति गृह को, और कोशिका की झिल्ली या कोशिका का केंद्र। सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था बेंडा ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है। किस कोशिका में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गॉल्जी बॉडी। जो आपका लाइसोम फॉर्म होता है, सोम होता है, उसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये बच्छड़ कोशिका है, अपनी ही कोशिका का जो मृत है गृह किसे कहा जाता है? तो वो लाइसोसोमी है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी कोशिकाओं को ही भक्षण कर जाती है, इसलिए लाइसोसोम को पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पौधों का कोशिका में नहीं पाया जाता। पौधों की कोशिका में क्या पाया नहीं जाता? कोशिका भित्ति, प्लास्टेड, सेंट्रोसोम या न्यूक्लियस। तो सेंट्रोसोम्स हैं वो पादप में नहीं पाए जाते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे जो सेंट्रोमियर होते हैं ना, इस तरह का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यहाँ पर सेंट्रोमियर होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, गुणसूत्र जो वही चीज़ है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में या फिर ए, बी और सी दोनों में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए पाया जाता है, और न्यूक्लियस आपका जो होता है, देखो न्यूक्लियस का होता है जो केंद्रक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो केंद्रक में क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो बताइए कौन है पादप जगत का वर्गीकरण करने वाला? पांच जगतों का वर्गीकरण किसने किया था? जो 5 मैंने पादप बोल दिया, माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि इस तरह की गलती अपन लोगों को नहीं करनी है। जो मैं आपने की है उसके लिए माफ़ी है, आप लोग दे सकते हो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पादप जगतों का वर्गीकरण फिर से वही चीज़ पढ़ी मैंने, 5 जगतों का वर्गीकरण किसने किया? तो जो 5 जगतों का वर्गीकरण किसने दिया था बताइए? लिनियस ने, व्हिटेकर ने, अरविंद ने, डार्विन ने। तो ये आपका दिया था लिनियस ने। किसने दिया था? लिनियस ने, व्हिटेकर ने दिया था। 5 जो जगत थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, आपने जो जगत पढ़े हैं ना 5, वही चीज़ है, वो आपका किसने दिया था? 5 जगतों का। पहले आता है मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा, फिर कवक, फिर पादप, फिर आपका 5वां नंबर है जंतु जगत। ठीक है, तो ये आपके जगत है 5। नेक्स्ट क्या है? विषाणु किसके बीच की कड़ी होती है? पौधों और जानवर की, जीवित और निर्जीव की, जीवाणु और कवक की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की। जो जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है,
क्योंकि विषाणु क्या होता है, आपका बोलते हैं अगर जीवित है तो वो जीवित अवस्था में, मृत है तो मृत अवस्था में। जब तक उसे कोई सरफेस नहीं मिलती है जीवाणु को, तब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, सॉरी वायरस की बात कर रहे हैं, वायरस है, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। वायरस की बात की है अपन लोगों ने। जीवाणु किस जगत में आते हैं? प्रोटेस्टा, मुनेरा, फंजाई, प्लांटी। तो जो जीवाणु हैं आपके बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, और विषाणु जिन्हें वायरस कहा जाता है, ये दोनों में डिफरेंस रखना। और जीवाणु किस जगत में है? प्रोटेस्टा, मुनेरा, फंजाई या प्लांटी। तो ये आपका आता है मुनेरा जगत में, ध्यान रखना है। मुनेरा जो जगत होता है उसमें आता है। कवक में पोषण का प्रकार क्या होता है? स्वपोषी, परपोषी, आत्मपोषी या रंध्रपोषी। क्या होते हैं कवक? तो कवक परपोषी होते हैं। ठीक है, दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। पर्णहरित किस में पाया जाता है? जानवरों में, कवकों में, पौधों में, वायरस में। तो आप सभी पता है पर्णहरित जिसमें क्या होता है, कलर होता है। तो पौधों में आपका क्या पाया जाएगा? पर्णहरित पाया जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने कहा था? तो किसने कहा? ये डार्विन ने कहा था। ठीक है, जैव विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? अनुकूलन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, कृत्रिम चयन के लिए। ये है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत पर जैव विकास का क्या है? सिद्धांत आधारित है। जीवन की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? देव सिद्धांत, ब्रह्मांड सिद्धांत, रासायनिक उत्पत्ति सिद्धांत, जैविक पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो क्या होगा इसका आंसर? ये है रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले जीवन किस में उत्पन्न हुआ था? जल में, वायु में, पृथ्वी पर, सूर्य पर। ये जल में सबसे पहले क्या हुआ था? जीवन की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। यूरे और मिलर का प्रयोग किससे जुड़ा है? मानव शरीर से, डीएनए संश्लेषण से, जीवन की उत्पत्ति से, सौर ऊर्जा से। ये जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अनुवांशिकी का जनक कौन है? डार्विन, ग्रेगर मेंडल, वॉटसन या मोर्गन। तो आप सभी पता है मटर के बीजों में जो परिवर्तन बताया था वो किसने बताया था? जिन्होंने शोध किया था वो आपके ग्रेगर मेंडल थे। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे अनुवांशिकी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की द्वितीयक कुंडल संरचना, जो द्वितीयक कुंडली संरचना है ना, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वो संरचना किसने बताई थी? मेंडल ने, डार्विन ने, वॉटसन एंड क्रिक ने और हर्शे एंड चेस ने। तो ये वॉटसन और क्रिक ने बताई थी जो द्वितीयक कुंडल संरचना। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। क्या दिया था? नोबेल प्राइज़ दिया था, ध्यान रखना है। दोनों व्यक्तियों को मिला था। एकल गुणसूत्र पर स्थित जीनों को क्या कहा जाता है? युग्मनज, वाहक, एलीन और संरचना। तो ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं, जो एकल गुणसूत्र पर स्थित जीन होते हैं, उन्हें एलीन कहा जाता है। किसे? एलीन कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कितनी होती है, आप लोग कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन 42, सेकंड 46, थर्ड 48, फोर्थ 44। तो 46 होती हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान अवस्था में पाए जाते हैं। 23वें में लिंग का निर्धारण होता है। महिलाओं में XS, पुरुष में XY होते हैं। जो पुरुष का गुणसूत्र होता है XY, वो आपका क्या करता है? लिंग जो होता है उसका लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक है, कि लड़का होगा या लड़की। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? X, Y, Z, W। तो हमें पता है पुरुष का जो गुणसूत्र होता है X गुणसूत्र, वो आपका लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का जो पहला उपग्रह है वो आपका हमने देख लिया, आर्यभट्ट है। कुछ इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं जो आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1764, 1857, 1773 कब लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, यह युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत गई थी और सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी को पता है पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसके समय में कौन सा आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये बन गया था। ठीक है, और ब्रिटिश प्रशासन को संगठित किया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? अत्यधिक कर, सैनिक असंतोष, ग्रीस युक्त कारतूस या सामाजिक सुधार। ये थे चर्बी युक्त जो कारतूस जिनको बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सूअर की चर्बी से बनाए गए हैं। ठीक है, इस वजह से हिंदू और मुस्लिम में क्या हुआ था? कुछ लोग बोल रहे गाय और कुछ लोग बोल रहे सुअर। सुअर
जो मुस्लिमों के लिए आघात का कारण था और हिंदुओं के लिए कौन सा था, आपका गाय का मांस, जो एनफील्ड राइफल थी, राइफल का नाम याद रखिए, एनफील्ड राइफल, ठीक है। 1857 की क्रांति के नेता कौन थे, जो आपके कानपुर के नेता थे वो कौन थे पूछा जा रहा है। तात्या टोपे, नाना साहेब, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर। तो आपके नाना साहेब थे वो आपके तात्या टोपे, आपके सॉरी नाना साहेब थे वो आपके कानपुर के थे, और झांसी की रानी झांसी की और बहादुर शाह जफर थे जो आपके दिल्ली से उन्होंने नेतृत्व किया था, और तात्या टोपे इनके सहयोगी थे। और इनको तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी, तो शिवपुरी में दी गई थी। ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। और जो बाजीराव द्वितीय थे उनके पुत्र थे, दत्तक पुत्र तात्या टोपे, आपको पता था, और इनकी पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी, इससे नाराज हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये कांग्रेस की स्थापना शुरुआत में जो की गई थी वो सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि जो भारतीय कुछ मांगते थे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना था और अपने नीचे दबा के रखना था, एक तरह से मतलब शांतिपूर्वक थे, उन्हें थोड़ा बहुत दिया जाए और वो उनके अधीनस्थ कार्य करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो की थी, परंतु एक पार्टी बन गई थी और साथ में इनको एक मतलब संरक्षण देने का कार्य भी थोड़ा बहुत किया था, परंतु ज़्यादा नहीं रहा था। कांग्रेस की स्थापना मुंबई में A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट जो अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी थी, प्रमोद चंद्र बनर्जी इनका नाम है, तो ध्यान रखना है। बंग भंग किस वर्ष किया गया था, 1905, 1907, 1911, 1947। तो 1905 में बंग भंग किया गया था, ठीक है। 1907 में स्वदेशी किया गया था, 1911 में आपका अधिवेशन हुए, 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। तो बंगभंग जो था उसमें क्या था, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासन के कारणों से बंगाल के 2 भाग कर दिए थे और उसे 2 भागों में बांट दिया था, और फूट डालो शासन करी की नीति उसने अपनाई थी ताकि वो क्या कर सके, भारत के लोगों में वैमनस्यता फैला सके और उन्हें अलग कर सके। सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे, असहयोग आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, होम रूल आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, थोड़ा देख लीजिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था, प्रमुख भूमिका निभाई थी। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य यही था कि अपनी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो इस आंदोलन में क्या किया गया था कि जो विदेशी चीनी थी उसका प्रयोग बंद कर दिया था, विदेशी स्कूलों में जाना बंद कर दिया गया था। अब भारतीय जो आपके उस समय पर गुरुकुल हुए थे उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया गया था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, सर सैयद अहमद रजा खान या जवाहरलाल नेहरू। तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और साथ में जो आपकी अलग क्षेत्र में आपके जो मद्रास वाला एरिया था वहाँ पर कौन थी, एनी बेसेंट। बेसेंट एक विदेशी महिला थी, इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1915, 1919, 1920 और 1930 को। 1920 में आपका क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। दोनों चीज़ याद रखिए, ठीक है। ये आंदोलन जो शुरू किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में 13 फरवरी को। उसके विरोध में सरकार के द्वारा, मतलब सरकार किसको कहेंगे, जो हमारे क्रांतिकारी दल थे उन लोगों ने शुरू किया था, सरकार ने नहीं किया गया था, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट किया गया था ये विद्रोह। क्योंकि उस समय इन लोगों को फांसी देना और जो जलियांवाले हत्याकांड में इस तरह का निर्मम हत्या करना एक भारतीयों को एक तरह का आघात लगा था, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी घटना पहली बार इस तरह की हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद प्रारंभ हुआ, चौरा चौरी कांड, साइमन कमीशन, इरविन गांधी निर्वहन समझौता या डांडी यात्रा। तो ये गांधी निर्वहन समझौता हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, या फिर डांडी यात्रा के बाद। तो बताइए, जो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर लगेगा वो डांडी यात्रा जब खत्म हुई थी आपकी, उसी के बाद कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। परंतु इनका क्रोनोलॉजी पूछा जाए तो देखो, चौरा चौरी घटना 1922 में हुई थी जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इसको भी वापस ले गया गया था 4 फरवरी के बीच में जो हुई थी, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में आया, घोषणा की थी, और भारत में 1928 में आया था, जिसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी कोई भारतीय नहीं था, ठीक है। गांधी निर्वहन समझौता 1930 में हुआ, और डांडी यात्रा भी 1930 में है, बस डेट में वेरिफिकेशन है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से डांडी यात्रा प्रारंभ करके कर्ण नामक
जो कर और नमक का कानून तोड़ा, क्योंकि पहले नमक पर भी टैक्स देना होता था, उसके विरोध में क्या चलाया था, दांडी यात्रा चलाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1935, 1940, 1942, 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था और इसका कोई भी नेता नहीं था, मतलब ये पहला आंदोलन था जिसका कोई नेता नहीं था, किसी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था, ये स्व नेतृत्व आंदोलन था। पूछा भी जाता है ये प्रश्न आपका, ठीक है। और इस आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त को किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। गांधी जी ने 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया था, उसके बाद 9 अगस्त को जो आंदोलन है उसका प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि 8 अगस्त को मीटिंग हुई और 9 अगस्त को सुबह से ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, ऑपरेशन 0 आवर चालू कर दिया था। जो भी लोग क्रांतिकारी मिल रहा था उसको जेल में ही डालते जा रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। तो सभी को पता है रास बिहारी बोस है, वो आज़ाद हिंद फौज के वो थे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। बाद में जो आपका आज़ाद हिंद फौज थी उसका जो नेतृत्व हमारे सुभाष चंद्र बोस ने ही निभाया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 में की गई थी, जब रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराने की बात की थी। 1930 में झंडा फहराया रावी नदी के तट पर और लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 का। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। जब घोषणा की थी, यानी 1929 का समय था पूर्ण स्वराज की घोषणा करने का, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। उसमें कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज की ज़रूरत है, हमें उनके अंदर अधीन रहकर शासन नहीं करना है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर जब 1 जनवरी हम बोलते हैं ना 26 जनवरी मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था पहली बार, ठीक है। और 1930 में घोषणा की, क्योंकि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था लगभग दिसंबर मंथ में ही होता था, उसके बाद घोषणा कर दी गई थी पूर्ण स्वराज की, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ निकल के आई है, लाहौर अधिवेशन में नेतृत्व किया था। तो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ा रही हूँ, कोई भी गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरे। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। और भारत के पहले जो स्वतंत्र भारत के वायसराय थे वो कौन थे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। सी राजगोपालाचारी वाले जो नाम के व्यक्ति हैं, वो हमारे जो सी फार्मूला लेके आए थे, CH फार्मूला जिसको बोला जाता है, तो वो वही लेके आए थे और वही हमारे क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय थे। अगर स्वतंत्र भारत के वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम पूछा जाए तो भी लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। भारत का स्वतंत्रता कब मिली, तो आप सभी को पता है कब मिली थी, फिर भी आप जान लीजिए, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947, 30 जनवरी 1948। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। और दिल्ली के किले से हम लोग, जहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री है माननीय हैं, वो वहाँ से झंडा फहराते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे सब्जेक्ट को कंसिडर करके हमने प्रश्न बनाए हुए हैं और आपको पूरा सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, जो भी GS GK का आएगा। कुछ मैथमेटिक्स के अपन चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं को करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति इतने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। GK और GS की गारंटी मेरी है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, कुछ मैथ भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट किया करो, ताकि पता चले कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है, किस तरह के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं आप लोग। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट।